12 मई 2007 से एक रात पहले इंसानी हकूक की एक बड़ी आवाज आसमा जहांगीर ने लंदन फोन करके मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की क़यादत से 40 मिनट गुफ्तगू में इन्हें समझाने की कोशिश की कि कल यानी 12 मई को क्या खेल खेला जाने वाला है जिसका सारा इल्जाम आप लोगों पर होगा। इस चाल में ना आए। अभी ये कॉल खत्म हुई थी कि एक आला अफसर की कॉल आई और इसने MQM की क़यादत से कहा, अभी अभी जो आसमा ने आपसे कहा है इस पर तवज्जो ना दें, वो जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की हामी है। ये इंकशाफ MQM के एक ऐसे लीडर ने मुझ पर किया जिसके बकौल इसके पास इसके सबूत भी मौजूद है और वक्त आने पर वो मंजर आम पर भी आ जाएंगे। मैं इस बातचीत का ऐनी गवाह हूँ। 12 मई पर इख्तलाफ था पार्टी में। सिर्फ यही नहीं, इस वाक़े से कुछ दिन पहले उस वक्त के सदर और आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ के एक करीब तरीन जनरल लंदन गए और मुत्तहिदा के कायद बशमूल बानी मुत्तहिदा को कायल किया कि साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की कराची आमद और रैली को रोकना क्यों जरूरी है। 12 मई को जो कुछ हुआ इसकी क्या जरूरत थी, ये बात आज तक समझ से बालातर है, क्योंकि इफ्तिखार चौधरी की रैली तो मुल्क के दीगर शहरों में भी निकाली गई। शायद ही मुल्क के कोई बड़ी बार एसोसिएशन हो जहां इन्होंने खिताब ना किया हो। जो दबाव अल्ताफ हुसैन पर डाला गया वो मुशर्रफ के किसी और इत्तेहादी पर क्यों नहीं डाला गया। क्या वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को कहा गया कि लाहौर में खिताब नहीं करने देना, या पिंडी में लॉन्ग मार्च भी हुआ डी चौक तक और कराची तक खैबर जुलूस पहुंचे। इरादा तो धरने का था चौधरी साहब की बहाली तक, मगर फिर क्या हुआ ये चौधरी एतजाज एहसन ही बता सकते हैं। मगर कराची में ऐसा लग रहा था कि जनरल मुशर्रफ और जनरल नदीम एजाज ने इसे अना का मसला बना लिया था। गवर्नर इशरत उल इबाद और पूरी सिंध की इंतजामिया ने दरख्वास्त भी की कि अगर इफ्तिखार चौधरी नहीं मानते तो रैली निकालने दें, खिताब करके चले जाएंगे। मगर बादशाह सलामत को तो जश्न भी मनाना था, इस्लामाबाद में तैयारी भी थी और फिर उसी रात मुक्के लहराकर फतह का जश्न मनाया, ये सोचे बगैर कि ये जवाल की इब्तदा थी। उस रोज शहर में पुलिस ना रेंजर्स, शायद इनके लिए आराम का दिन था। 27 दिसंबर 2007 को भी कराची समेत पूरा सिंध जल रहा था और नीरो बंसरी बजा रहा था। मैंने अपनी जिंदगी में कराची को इस बेदर्दी से जलते नहीं देखा। आखिर क्या वजह है कि बड़े हाई प्रोफाइल केसों की फाइलें बंद हो जाती हैं और केस मुकम्मल नहीं हो पाता। ये कार्रवाई वक्ती होती है ताकि जब भी जरूरत पड़े केस दोबारा खोल दो, वरना बंद रहने दो। MQM के रहनुमाओं और कारकुनों पर तो मुकदमात की एक लंबी फहरिस्त है जो हजारों पर मुश्तमिल है, मगर उस तलवार को लटकाकर उनसे हुकूमतों में जाने और निकलने का काम लिया जाता रहा। 12 मई की तहकीकात इसीलिए नहीं कराई गई कि अगर वो गैर जानिबदाराना हो जाती तो बात बहुत दूर तक जाती। मगर उस रोज जो सियासी कारकुन, चाहे उसका ताल्लुक अवामी नेशनल पार्टी से हो या MQM या किसी और पार्टी से, मारा तो गया। और यही बात आसमा जहांगीर समझाने की कोशिश कर रही थी। अब इसे क्या पता था कि शायद उसकी बात कहीं सुनी जा रही है, वरना फोन रखने के बाद फौरन कॉल क्यों आती। मई के महीने की कई नामुकम्मल कहानियां हैं जो शायद वक्त गुजरने के साथ साथ सामने आ जाएंगी। जैसे 1 मई 1993 को MQM के चेयरमैन अजीम अहमद तारिक का कत्ल। अजीम भाई जब मंजर आम पर आए तो वो एजेंसियों की निगरानी में थे। हाजी शफीकुर रहमान मरहूम के घर से लेकर गुलशन इकबाल तक मशहूर ज़माना पुलिस अफसर राव अनवार ने ये बात मुझे खुद बताई कि गुलशन वाला घर भी इसने दिलवाया था और अक्सर रात के खाने का इंतजाम भी वो करवाता था। पता नहीं उस रात वो अपने अजीज आबाद वाले घर क्यों चले गए और किसके कहने पर वहां उनका कत्ल हो गया। इससे एक रोज पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत सख्त थी और बकौल आफाक अहमद इसने अजीम भाई को इसके बाद मशवरा दिया था कि लांढी आ जाए, हम हिफाजत करेंगे। बाद में कहते हैं कि इनके मुबैना कातिल भी मारे गए, मगर ये फाइल अभी नामुकम्मल है। 2 मई 2011 के वाक़े ने पाकिस्तान को हिला कर रख दिया। इसके असरात शायद हम अब भी महसूस कर रहे हैं। ये दुनिया के सबसे मतलूब शख्स और अलकायदा के बानी उसामा बिन लादेन की एबटाबाद के एक घर में हलाकत थी। ये अंदरूनी मुदाखलत नहीं, बैरूनी मुदाखलत थी। क्या क्या नहीं हुआ इस मुल्क में और इस मुल्क के साथ। वो आए, कभी रमज़ी यूसुफ को ले गए, एमल कासी को ले गए, रेमंड डेविस को ले गए, डॉक्टर आफिया को ले गए और उसामा को हलाक करके ले गए, और शायद किसी दिन शकील आफरीदी को भी ले जाएंगे। आखिर जनरल मुशर्रफ खुद अपनी किताब इन दी लाइन ऑफ फायर में एतराफ़ कर चुके हैं। ये हमारी तारीख के अलमनाक वाक़यात हैं और मैं आर्टिकल 19 के तहत ये सवाल भी नहीं कर सकता कि एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट का क्या बना, ना ही आर्टिकल 19A के तहत इसकी फाइल मांग सकता हूँ। पार्लियामेंट में इन कैमरा ब्रीफिंग में इस वक्त के आर्मी चीफ और DG ISI ने इस्तीफा की भी शायद पेशकश की थी, मगर मुहिब वतन पार्लियामेंट ने इसे कबूल ना किया। मगर 12 अक्टूबर 1999 को 2/3 अक्सरियत वाले वजीर आजम को कान से पकड़कर वजीर आजम हाउस से चंद अफसरान ने बाहर निकाल दिया और फिर हमारी अदलिया ने इस इकदाम को आईनी करार दिया, क्योंकि इक़्तिदार इस तरह बदलता है तो अदलिया भी बदल जाती है और इसके तेवर भी। 9 मई के वाक़े की कल पहली बरसी है। ये पाकिस्तान की तारीख का एक गैर मामूली दिन था और आज तक ये केस आगे नहीं बढ़ा। अब भी इंतजार है कि कब ये ओपन एंड शट केस ओपन होता है। इसलिए केस का मास्टरमाइंड कौन था, साजिश थी तो कैसे हुई,
कोई एक दो जगह हमले होते रेड जोन में तो समझ में आता कि हजूम का जज्बाती रद्द-ए-अमल था, मगर ये तो एक मुनज़्ज़म अंदाज नजर आता है जिसके बज़ाहिर कुछ पसे पर्दा किरदार थे। ये कहानी अब खुलनी चाहिए और जो मुलव्विस हो इसे कानून के तहत सजा भी दे, मगर अभी तो इस फाइल को साल भर ही हुआ है। देखते हैं फाइल खुली रहती है या वक्त के साथ साथ बंद हो जाएगी किसी और वक्त के लिए।